हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हैशटैग एजुकेशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के मॉडल शीट का सॉल्यूशंस। और आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉडल शीट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन जो है तो होते हैं ना, सो मॉडल शीट से ही आते हैं। ठीक है, आइए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग को बता दूं कि इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों आने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों का 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, 1.5 आवर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी होंगे उसके लिए आप लोगों को OMR शीट पे एग्ज़ाम देनी होगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग को डिफाइन करके देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि F इक्वल्स टू क्या होता है? R/2। देखिए ऑप्शन में है। हाँ सर है, बिल्कुल है, तो मार दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है। ठीक है। प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब आवृत्ति जो है ना वह अपरिवर्तित रहती है। बाकी जितने भी हैं, वेग हैं, तरंगदैर्घ्य हैं, ये दोनों परिवर्तित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि P इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f। तो कितना दिया हुआ है हम लोग का? f 1 मीटर, तो 1/1 इक्वल्स टू 1, तो कितना हो जाएगा? 1 डायप्टर। अब क्वेश्चन है कि सर 1 डायप्टर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ दोनों में ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप लेंस देखिए क्या दिया हुआ है? लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग प्लस से दर्शाते हैं और अवतल लेंस को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा? +1 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कहता है 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आप उसी फॉर्मूला से निकालिए। क्या होता है? P इक्वल्स टू 1/f, 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.25। और आप जानते ही हैं कि ये कितने किस में है? रुकिए, हाँ ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे? 100 से करेंगे। 0.25 इंटू 100 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखिए है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वाहन में अग्रदीपों के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि वाहन जो होते हैं, आप लोग का मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, उसका आगे का हेडलाइट जो होता है उसमें कौन सा दर्पण दिया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण दिया जाता है। ठीक है। फिर कहता है मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग का जो नेत्र है मतलब आँख है, आँख, आँख को ही नेत्र कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं नेत्र को? आँख, नयन, लोचन, पढ़ा हुआ आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द में। ठीक है।
तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में थे कि मानव नेत्र की जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। देखिए यहाँ पे दृष्टिपटल होगा, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। हाँ देखिए दृष्टिपटल है, हाँ सर है, तो बस मार दीजिए और क्या। चलिए, कहता है फिर नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का कौन नियंत्रण करता है? हमारे आँख में जो एक प्रकाश जाती है, सपोज दैट आपके आँख में एक छोटा सा कीड़ा जब घुस जाता है तो उसका नियंत्रण कौन करता है? पुतली करता है ना। हाँ ठीक है, तो पुतली इसका नियंत्रित करता है, पुतली जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव का नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हम लोग का आँख में जो है प्रतिबिंब सदैव उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। कहता है 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो किलोवाट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। या आपको पूछ देगा कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो किलोवाट। दोनों याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, कहता है कूलम्ब किसका मात्रक है? कूलम्ब किसका ऐसा है मात्रक है? हम लोग तो जानते हैं कि सर कूलम्ब होता है किसका होता है? तो सर विद्युत आवेश का होता है। बिल्कुल है, अगर आप लोगों को याद है तो मार दीजिए विद्युत आवेश। आवेश सोचने वाली क्या बात है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विद्युत मोटर एक युक्ति है। बिल्कुल है, जो परिवर्तित करती है। क्या करती है? मोटर देखे हो आप लोग मोटर? हाँ ठीक है, घरों में पानी निकालने के लिए जो उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो मोटर जो है एक युक्ति है जो क्या परिवर्तित करती है? तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। BA आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, 13 का क्या होगा? B नंबर। ठीक है, कहता है फिर जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का जो अपघटन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? CuO प्लस H2 रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है? कॉपर प्लस क्या? H2। ठीक है, तो रिएक्शन के पहले क्या था? सिर्फ H2 था, रिएक्शन के बाद H2O हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दिए गए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे उपचयन कहते हैं, और जिस पदार्थ में अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? रिएक्शन के बाद अपघटन हो रहा है मतलब, और यहीं H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब उपचयन किस में हो रहा है? H2 में। तो क्या हो जाएगा? 15 का D हो जाएगा। चलिए नीचे की ओर, कहते दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील है। ठीक है, और जब ये लोग का दोनों का रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है? देखिए Fe, हम आपको रिएक्शन में समझाते हैं। Fe प्लस CSO4 है, तो Fe क्या है? भौतिक अभिक्रियाशील है, तो ये रिएक्शन के बाद क्या कर लेगा ना कि FeSO4 बना लेगा। ठीक है, प्लस CO को अकेला छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? इस रिएक्शन जो लिखे हैं हम, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक
सूचक जहाँ पर भी आएगा वहाँ लिटमस पत्र आँख बंद करके मारिएगा, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, कहता है किसी विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि पीएच अगर 1 to 7 के बीच में रहता है तो क्या रहता है, एसिड, ठीक है। यही अगर और 7 ही रहता है तो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, बेस हो जाता है 7 to 14, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि बेस हो जाता है, ठीक है, तो आप तो उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, क्षार कहते हैं। और अगर 0 to 7, हमने क्या कहा था कि 0 to 7 रहेगा तो कितना होगा, अम्ल होगा 0 to 7 में, ठीक है, और 7 ही रहेगा तो तासीन हो जाएगा, और 7 to 14 रहेगा तो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ कितना कहता है, यहाँ कहता है 10, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। कहता दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, दिया गया चित्र देखो, ये एसिड है, इसका हाथ यहाँ पर है, अब एसिड हाथ में अगर एसिड गिर जाएगा तो क्या होगा, बताओ, जल जाएगा ना, हाँ, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल। कहते हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ, इमली हो गया, संतरा हो गया, कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग को तो याद होगा ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, अरे बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। इमली, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है, बहुत लोग क्या करते जानते हैं, धातु है, क्वेश्चन पढ़ा, पारा देखा, मार दे तुरंत। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, अधातु जब भी कहे तो ब्रोमीन, ये अगर धातु कहता, ठीक है, तो क्या हो जाता, पारा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, अग्निशामक बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, मतलब 22 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो परमाणु संख्या के आधार पर बना है, ठीक है। कहता है फिर निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कौन सा है बताओ, पोटेशियम यहाँ पे सबसे अभिक्रियाशील है, इस उदाहरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग पृथ्वी पर जितने भी पाए जाते हैं तत्व यौगिक, ठीक है, तो उसको हम लोग एक नाम दिए हुए हैं, खनिज का नाम, खनिज का डेफिनेशन भी आप लोग को याद रहना चाहिए, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, प्रोपेनॉल, ठीक है, नाम तो सुन के अच्छा ही महसूस हुआ हो जो जानते हैं सो, ठीक है, तो ये अल्कोहल होगा इसका आंसर, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, ठीक है, कर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नियंत्रित में क्या नहीं होता है, जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, क्या बताओ, थोड़ा अपने से दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ठीक है, ये नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर? बताओ। ऊपर और नीचे दोनों की ओर होती है। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? वृक्क कहते हैं। वृक्क कानू होगा यहाँ पे, देखो वृक्क कानू, ये आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? देखते होंगे आप लोग, आम कच्चा आया लेकिन एक दिन के बाद पक गया, क्यों? उसमें कुछ मिलाया जाता है। सबको पता है कि मिलाया जाता है, लेकिन क्या मिलाया जाता है उसमें? उसमें एथिलीन मिलाया जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जन्म हो रहा है? तो देखो हाइड्रा है, हाइड्रा, इसी को कहते हैं हाइड्रा। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रा। ठीक है। तो यहाँ देखो मुकुलन हो रहा है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मुकुलन का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं पंछी और चमगादड़ के पंख हैं, क्या है? बताओ। समजात, अवशेषी, जीवाश्म, असंगत, क्या होता है बताओ? असंगत अंग होते हैं। ठीक है। असंजात अंग होते हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। उसने अपने प्रयोग के लिए मटर वाला चुना था, मटर के पौधे को। आप कहानी पूरा पढ़िएगा ना तब समझ में आएगी। हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तो याद है इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ठीक है। बताओ। घास। ठीक है। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम कोशी स्तर का। कहता है ओजोन के प्रति को अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत अच्छा नाम है ना, याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कहते हैं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। याद कर लेना इसको। कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इससे कम होगा तो पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में दिक्कतें आएगी। ठीक है। चलिए, और तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल सेट में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।